देखो रेजोनेंस के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था पिछले टाइम कि रेजोनेंस क्या होता है। एम्प्लीफिकेशन। नहीं रे, हाँ वो एम्पलीफिकेशन तो होता है, लेकिन उसके जो फ्रीक्वेंसी है, जो भी आपकी वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैचअप होनी चाहिए, तब जाके रेजोनेंस आता है। उससे क्या होता है, उसकी एम्पलीट्यूड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो उसको हम रेजोनेंस बोलते हैं। पिछले लेक्चर में शायद ये डिस्कस कर चुके हैं। ऑनलाइन आवाज येतोय का? ऑनलाइन ठीक आहे, चला लक्ष द्या इकडे. आता नेक्स्ट टॉपिक. आता रेझोनन्स वर काही खूप काही प्रश्न असे पडत नाही, पण रेझोनन्स हा टॉपिक तुम्हाला माहिती पाहिजे की ऍक्च्युअली काय असतं. आता नोट्स टॉपिक बघू आज थोडे थोडेसे, आणि या चॅप्टरचे न्यूमेरिकल उद्यापासून चालू आहे. आता नेक्स्ट टॉपिक दिलाय बघा त्यांनी. व्हेन द बॉडी ऑसिलेट विथ अन इट्स ओन नॅचरल फ्रिक्वेन्सी with the help of an external periodic force whose frequency is equal to the natural frequency of the body, then oscillation of the body is called as resonance oscillation. ये वही बोला है उसने कि अगर एक बॉडी है कोई तो भी, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी से क्या हो रही थी, ऑसिलेट हो रही थी, और हमने उसको एक एक्सटर्नल फोर्स, पीरियोडिक फोर्स लगा के रखा है, whose फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी. आपकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी उसी के फ्रीक्वेंसी का वो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स भी होगा. मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसी है, एक्सटर्नल पीरियोडिक जो फोर्स लगाया आपने वो, और जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी वो दोनों के फ्रीक्वेंसी सेम होने की वजह से वहां पे रेजोनेंस फॉर्म होगा. दैट्स वाई वो अपनी मोशन को मेंटेन करते रहते हैं. वो बोला था ना मैंने, वो झूला के लिए बोला था मैंने, वो कंटिन्यूसली उसको क्या करते रहता है, पुश करते रहता है. तो एक साइकिल में एक बार पुश करता है ना वो, आने जाने के बाद एक बार, आने जाने के बाद एक बार. तो इस तरह से क्या होगा, उसकी एम्पलीट्यूड हमेशा इंक्रीज होते रहेगी, थोड़ी थोड़ी होते रहेगी, इसलिए वो एम्पलीट्यूड कभी कम नहीं होगी, वो उसी को बैलेंस हो जाएगी फिर. तो इसके बारे में हमने फोर्स ऑसिलेशन के टाइम ये देखा था, वो झूले के बारे में बोला था मैंने उस टाइम, है ना? याद है या बताऊ फिर से? नहीं ठीक है. हा, ऑनलाईन ते कळलं ना तुम्हाला? ते फोर्स ऑसिलेशनच्या टायमाला काय सांगितलं होतं मी? असं इथं इथं समजा झुला असेल तर इथं कोणीतरी आपण ठेवलेला असतो एक माणूस, जो आपल्याला कंटिन्युअसली एक झटका मारत असतो. मग याला कुठला म्हणतो आपण? एक्सटर्नल पिरियोडिक फोर्स म्हणणार ना तुम्ही याला, एक्सटर्नल पिरियोडिक फोर्स. आणि त्याची फ्रिक्वेन्सी किती असते? कारण तो इथपर्यंत आल्याशिवाय तो त्याला झटका नाही लावू शकत. मग त्याचं बघा, एक जातो मग पुन्हा इकडे जातो, मग पुन्हा इकडे येतो, मग पुन्हा इकडे येतो, म्हणजे एक ऑसिलेशन कंप्लीट करतो ना तो येण्यासाठी. तो एक ऑसिलेशन में एक बार पीरियोडिक फोर्स लगता है, तो जितने उसके ऑसिलेशन होंगे उतने पीरियोडिक फोर्स भी लगेंगे. तो लेट्स अज्यूम कर लेते हैं एक सेकंड में समझो ये 2 ऑसिलेशन परफॉर्म करता है, तो 2 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, तो 2 बार ही आपको पीरियोडिक फोर्स भी लगेगा. तो पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी भी कितनी हो गई? 2 हर्ट्ज ही उसकी उसकी भी. तो फिर दोनों की फ्रीक्वेंसी जब सेम हो जाती है ना, तब एम्पलीट्यूड अपने आप इंक्रीज हो जाती है. मतलब ऐसे कभी भी नहीं लगाना पड़ता, तो एक की बार एक साइकिल में एक बार फोर्स लगाना पड़ता है, तब जाके होता है. फिर अगला है, एट द रेजोनेंस द वेलोसिटी ऑफ ड्रिवन ऑसिलेटर इन द फेज विद ड्राइविंग टर्म. मतलब ये रेजोनेंस के बारे में क्या बोल रहा है, रेजोनेंस के टाइम पे वेलोसिटी ऑफ ड्रिवन ऑसिलेटर इज इन द फेज ऑफ ड्राइविंग टर्म. मतलब ड्रिवन ऑसिलेटर और ड्राइविंग टर्म का फेज सेम होना चाहिए. मतलब यहाँ पे ड्रिवन ऑसिलेटर और ड्राइविंग टर्म कौन कौन सी थी तुम्हारे झूले में? तो जो झूला झूल रहा था ना वो ऐसे, जो आदमी था झूले पे, वो ड्राइविंग टर्म है, ठीक है. और जो ड्रिवन ऑसिलेटर है, जो उसको पीरियोडिक फोर्स दे रहा है, ठीक है ना, एक पीछे से, वो पीरियोडिक फोर्स है. तो ये दोनों एक ही फेज में होने चाहिए. एक ही फेज में होने चाहिए मतलब क्या, कि मतलब दोनों का फेज एंगल हमेशा सेम होना चाहिए. जब ये यहाँ पे आएगा तब भी उसने फोर्स लेना चाहिए. अगर ये उसके ऑपोजिट फोर्स को फोर्स लगाएगा या ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक है, या कुछ एंगल लेके लगाएगा, तो फिर वो उसमें एम्पलीट्यूड में और रेजोनेंस में फिर से दिक्कतें आ जाएगी. तो फेज जो एंगल जो है किसमें का, ये ड्रिवन मतलब ड्राइविंग टर्म और ये ड्रिवन ऑसिलेटर, इनका फेज एंगल कैसे होना चाहिए? सेम होना चाहिए. कैसे होना चाहिए? सेम होना चाहिए. फेज एंगल सेम होने का मतलब क्या, अगर हम वेव के हिसाब से देखें इसको, तो एक वेव ऐसी थी, बराबर है, और दूसरी वेव भले ही शुरुआत में वो कहाँ से भी स्टार्ट हो, शुरुआत में ऐसे हो सकता है कि कुछ डिस्टेंस के बाद में स्टार्ट हो रहा है वो, मतलब कुछ डिस्टेंस पीछे खड़ा रहेगा
रहेगा ना वो। लेकिन स्टार्ट तो मीन से ही होना चाहिए, समझे क्या? ऐसा, ये इनिशियल फेज एंगल हो गया, वो आ सकता है कुछ तो भी फाइव, लेकिन एक्चुअल में फेज एंगल नहीं आएगा। मतलब फेज एंगल दोनों का सेम है, ये भी मीन से स्टार्ट हो रहा है, वो भी मीन से स्टार्ट हो रहा है, तो इनिशियल फेज में कुछ डिफरेंस हो सकता है, लेकिन एक्चुअल वेलोसिटी की वजह से जो फेज एंगल आता है वो नहीं आएगा। फेज एंगल का फॉर्मूला था ओमेगा टी प्लस फाइव था, अरे फाइव की वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है क्योंकि आगे पीछे हो सकते हो, एक एक्सट्रीम को खड़ा है ना, मीन को खड़ा है, तो मीन से स्टार्ट किए पेंडुलम को, नहीं तो फिर एक्सट्रीम से स्टार्ट किया तो वही से रहेगा, है ना। लेकिन ओमेगा टी से कोई डिफरेंस नहीं आएगा, फिर वेलोसिटी और टाइम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों की वेलोसिटी एग्जैक्ट सेम रहेगी, टाइम उसी टाइम पीरियड में उतनी वेलोसिटी से वो ट्रेवल करेंगे, मतलब उतनी वेलोसिटी से वो आएगा। तो इसलिए वो बोल रहा है कि इन फेज वेव होने चाहिए। बेसिकली क्या बोल रहे हो तो, इन फेज वेव, उसको क्या बोला जाता है, इन फेज वेव अगर रहेंगे तो ही उनका रेजोनेंस कंडीशन बनेगा, नहीं तो नहीं बता। इन फेज वेव का मतलब होता है कि जिनका फेज डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। ऑनलाइन काही प्रॉब्लेम इथपर्यंत? अगला, शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस ऑफ द ड्रिवन ऑसिलेटर डिपेंड्स ऑन डंपिंग। तो डंपिंग पे डिपेंड है वो, उसका शार्पनेस क्या होगा। अगर डंपर्स बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं तो शार्पनेस अपने आप कम हो जाएगा। डंपर्स क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड को करने का काम करते हैं। अगर डंपर्स की वैल्यू लगभग 0 है तो शार्पनेस बिल्कुल करेक्ट रहेगा, जितना एम्पलीट्यूड पहले थी अभी उतनी ही एम्पलीट्यूड वहां पे जाएगी, मतलब उतनी डिस्टेंस पे जाएगा वो झूला पेंडुलम। अगर डंपर्स आए तो फिर उसकी एम्पलीट्यूड अपने आप कम होने लग जाती है, तो उसको हम रेजोनेंस नहीं बोल सकते, फिर वो रेजोनेंस की वैल्यू नहीं आएगी, वो घट जाएगी उसकी वैल्यू। अब यहाँ पे इन द ड्रिवन ऑसिलेटर द पावर इनपुट ऑफ द ड्राइविंग टर्म इज मैक्सिमम एट द रेजोनेंस। देखो अभी इसने बोला है कि ड्रिवन ऑसिलेटर के टाइम पे पावर जो इनपुट रहता है वो मैक्सिमम हो जाता है रेजोनेंस के कंडीशन। मैक्सिमम क्यों हो जाता है, क्योंकि एम्पलीट्यूड की सम हो जाती है उसमें, दोनों का वेव के क्या हो जाते हैं, एम्पलीट्यूड समेशन आ जाती है, और दोनों वेव का टोटल मिला के एम्पलीट्यूड आता है। तो देखो ये पहली वेव थी, एज्यूम कर लो ये इसको, फिर ये दूसरी वेव थी, और फिर ये तीसरी वेव है, और रेजोनेंस आ रही है, ठीक है। रेजोनेंस आ रही है इसका मतलब क्या, ये हाई एम्पलीट्यूड की बनी, देखो ठीक है ना। तो अब यहाँ पे उसने हर एक वेव के लिए नाम लिखा है, देखो ये जो वेव है सबसे लास्ट वाली जो हाई एम्पलीट्यूड है, कौन सी, हाई एम्पलीट्यूड वाली, मतलब रिजल्टेंट, तो ये रेजोनेंस की वेव होगी ना। तो इसके लिए उसने डैम्पिंग को क्या लिया है, निग्लिजिबल लिया है, मतलब डैम्पर्स वहां पे काम नहीं करते ऐसे मान लेते हो। फिर जो थोड़ी बीच वाली है उसको हम लो डंपिंग का बोल रहे हैं, और जो सबसे छोटी रहती है उसकी एम्पलीट्यूड वो बहुत ज्यादा हाई डंपिंग रहती है। मतलब रेजोनेंस कंडीशन की भी कंडीशन कैसी रहती है, इनपुट किस पे डिपेंड रहता है, डंपिंग पे डिपेंड रहता है। जिसकी सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड रहेगी वहां पे डंपिंग कम रहेगा, उसका एम्पलीट्यूड कम नहीं होगा। डंपर्स मतलब एम्पलीट्यूड कम करना, ठीक है, एम्पलीट्यूड कम नहीं करता है वो। तो हाई हाई एम्पलीट्यूड के लिए निग्लिजिबल डंपिंग होना जरूरी होता है, और रेजोनेंस कंडीशन के टाइम निग्लिजिबल डंपिंग होगा, ऐसा हम एज्यूम करेंगे न्यूमेरिकली के टाइम। एक्चुअल में नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो डम होगा, होगा ना, डम तो होगा, कुछ ना कुछ तो एम्पलीट्यूड कम होगी, लेकिन हम मान लेंगे ऐसे। तो यहाँ मीडियम पे की वजह से होती है ना डंपिंग, हाँ? मीडियम की वजह से। मीडियम की वजह से होती है, तो अगर स्पेस में जाओ तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए थे, सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट है, एक रेजोनेंस एपरेटस है, सोनोमीटर नाम का एक एक्सपेरिमेंट रहता है, पता है क्या इसके बारे में कुछ, सोनोमीटर? सुना है लेकिन मालूम नहीं है। ठीक है, मैं कल वीडियो डाल देता हूँ इसको, सोनोमीटर का और रेजोनेंस एपरेटस का। रेजोनेंस एपरेटस वो मैंने कल बोला था ना, वो पाइप वाला, हाँ हाँ हाँ। पाइप है रानी का बोला था मैंने, जैसे हम्म पाइप रहता है, यहाँ पे वो टर्निंग फोर्क डाल के हैमर करने का, हम्म फिर वो कितनी लेंथ पे आएगा तो उस लेंथ पे वो रेजोनेंस क्रिएट हो जाता है, तो आवाज बड़ी हो जाती है, हम्म वो वाले इसको ये बोलते हैं। और सोनोमीटर एक डिवाइस रहता है, वो वैसे लकड़ी का रहता है, लकड़ी के अंदर होल रहता है, उसके ऊपर तार लगी रहती है, और हमने एक वेट लगा के रखा है, तो उसको छेड़ते हैं हम तो रेजोनेंस आवाज बड़ी आती है, फिर उसमें से गिटार के जैसा ही रहता है। तुमने गिटार और वीणा का स्ट्रक्चर देखा होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा वो, कि गिटार जो रहता है ना ये ऐसे ऐसे रहता है, और ऐसे रहता है, बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे ये तार लगी रहती है, देखो उसकी हम्म वायर्स, और हम्म, वायर्स के नीचे ऐसे गड्ढा रहता है इधर, बोल। हाँ, हाँ और अंदर से हॉलो रहता है वो, है कि नहीं।
ये हॉलो इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ से जब आवाज जाएगा ना हाँ, तो इसका स्ट्रक्चर फिक्स होता है। जैसे कोई भी लकड़ी लेके कितने भी डायमेंशन का लेके कर दिया ऐसा नहीं रहता है, वो उसका क्या रहता है, एक ये रहता है, कैलकुलेशन रहता है। तो कितनी बड़ी गिटार के लिए कितना ये हॉलो पार्ट होना चाहिए उसके लिए कैलकुलेशन रहती है। तो क्या होता है जब ये वेव अंदर जाता है ना इसके, तो हाँ, हॉलो हाँ, पार्ट से वेव वेव रिफ्लेक्ट होके क्रिएट होती है। हाँ, और फिर वो रिफ्लेक्ट होके जब दोनों एक दूसरे को रेजोनेंस क्रिएट करेगी तब साउंड आके बड़ा बनता है। नहीं तो हाँ। ऐसी छोटी सी तार को खींचो तो आवाज नहीं आता। गिटार का आता है, वीणा का आता है, गिटार का आता है, हमारी ऐसी सिर्फ स्ट्रिंग को खींच लो तो आएगा क्या? नहीं आता ना, तो इसलिए नहीं आता। तो हर इंस्ट्रूमेंट के लिए ये हॉलो पार्ट होना जरूरी है, नहीं तो आवाज नहीं आएगा। हाँ, इको जैसे ही चीज है वो। तो दो वेव्स एक दूसरे में रेजोनेंस क्रिएट करके साउंड को प्रोड्यूस करेगी, बड़ा वाले साउंड को प्रोड्यूस करेगी। दैट्स व्हाई वो लाउड साउंड दिखता है तुम्हें। तो किसी इंस्ट्रूमेंट में तुम सितार ले लो, गिटार ले लो, वीणा ले लो, बीना ले लो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लो, उसमें ये हॉलो पार्ट रहेगा। हॉलो के बिना बजेगा ही नहीं, हो बजेगा लेकिन वो आवाज नहीं आएगा तुम्हें, वही पे टुन 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 थोड़ा सा हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो इसके पीछे पूरा फिजिक्स लगा होता है। जो भी तुम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हो ना, मतलब देख रहे हो दुनिया में, सारे फिजिक्स पे ही चलते हैं, साउंड के लॉजिक पे। अब ये नोट्स दिए देखो, यहाँ पे ये चैप्टर पूरा खत्म ही हो गया है। फिर नोट्स के पॉइंट से कुछ मैं आज ले लेता हूँ, फिर कल से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। पहले पूरे फॉर्मूले लेने की जरूरत है क्या? फॉर्मूले लेने, फॉर्मूले ठीक है भाई, इसमें पूरे फॉर्मूले है ही नहीं इस पीडीएफ में, वो अलग से लेना पड़ेगा। फिर जान दो, आज नोट्स देख लो। सिंपल पॉइंट्स है ये, कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पेपर में डायरेक्ट आ सकते हैं बुलेट पॉइंट बोल के। तो ये पहला पॉइंट है देखो, ऑल सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर पीरियोडिक बट एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक। ये हमने देख चुके हैं पहले, ठीक है। तो ये सीईटी वगैरह के टाइप पे वीआईटी बिट्स पिलानी ऐसे छोटी छोटी एग्जाम्स में आ जाते। नीट वगैरह में आए तो चार ऑप्शन रहते हैं, उसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन वगैरह ढूंढना होता है, उस केस में आते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन। नहीं तो स्टेटमेंट असलेशन के टाइप में आ जाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज द ऑलवेज मेजर फ्रॉम द मीन, ये भी हमेशा इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं? मीन पोजिशन से। और उसका हमेशा जो पार्टिकल्स होता है उसकी मोशन जो होती है हमेशा टुवर्ड द मीन पोजीशन ही होती है। उसको हम कौन सा फोर्स बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, जो उसको मीन पोजीशन की तरफ लेके आता है, ठीक है। फिर बाद में हमने देखा था कि इन द एसएचएम एक्सेलरेशन एक्सेलरेट ऑसिलेट्स पाई बाय 2 रेडियन अहेड बाय द वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी ऑसिलेट पाई बाय 2 रेडियन अहेड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो हमने देखा था, ये देखो, ये पाई बाय 2 डिग्री, पाई बाय 2 डिग्री, पाई बाय 2 डिग्री से आगे चलते हैं, ठीक है ना। इसका डायग्राम तुम ठीक से देखोगे तो वो तुम्हें पता चल जाएगा। देखो वो डायग्राम याद करो, 3 डायग्राम मैंने बताई थी, ठीक है। एक डिस्प्लेसमेंट का था, एक वेलोसिटी का था, एक एक्सेलरेशन का था। ये पहला समझो डिस्प्लेसमेंट का है, दूसरा समझो वेलोसिटी का है, और तीसरा समझो एक्सेलरेशन का है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी है, और ये एक्सेलरेशन है। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या था? ऐसे वेव चलती थी, बराबर है कि नहीं। वेलोसिटी का क्या था? वो यहाँ से स्टार्ट होती थी इससे, तो ये ऐसे चलती थी, ठीक है। और एक्सेलरेशन का क्या था? वो यहाँ से स्टार्ट होती थी ऐसे, याद आया। तो तीनों में फर्क है, क्या फर्क है तीनों में? ये हो रहा है मीन से स्टार्ट, ये हो रहा था, तो इसका मतलब है कि ये π/2 डिग्री से पहले निकली होगी, बराबर ना। ये π/2 डिग्री रहता है 90 डिग्री, तो उससे पहले निकली होगी वो, फिर वहां पे पहुंच के आगे आगे आ रही। और इसका मतलब ये है कि ये पूरा एक साइकिल निकली हुई है पहले से, समझे क्या? पूरा एक साइकिल पहले से निकली होगी ना। तो वेव हम हमेशा मानते हैं ऐसी होनी चाहिए, वो शुरुआत से क्रिश से निकलनी चाहिए। तो ये आधा उसका 90 डिग्री का पोर्शन छुपा हुआ है, इसका पूरा एक क्रिश छुपा हुआ है। तो पूरा क्रिश कितने का रहता है? ये π/2 रहता है, और ये भी π/2 रहता है, तो ये पूरा मिला के पाई रहता है, समझे क्या? तो अगर आपको किसी ने पूछा कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से कितने डिग्री से अहेड है, अहेड मतलब आगे चल रहा है, पाई डिग्री से आगे चल रहा है, पाई रेडियन से अहेड है, ठीक है। अगर किसी ने पूछा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से कितने डिग्री से अहेड है, π/2 10 से अहेड है, मतलब आगे चल रही है। और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन π/2 से आगे चल रहा है। वो क्रिश्चियन ड्रम वही है ना एक्सेलेशन। हाँ,
एक क्रिस्प π/2 डिग्री और एक ट्रफ π/2 डिग्री पीछे। नहीं रे, एक क्रिस्टी बोलते हैं इसको, पूरे के इसको एक क्रिस्टी पाई का रहता है पूरा, हाँ। और ये नीचे वाले को ट्रफ बोलते हैं। हाँ। एक क्रिस्ट पूरा का पूरा मिसिंग है उधर। और इधर वो Acceleration। वेलोसिटी कितनी? इधर हाफ ही बचा है सिर्फ, हाफ है ना आगे जीरो के। अरे हाफ पार्ट है ना जीरो के आगे। हाँ। ये 0 पॉइंट होता है ना इधर, हम्म। ये स्टार्टिंग पॉइंट समझो इसका। यहाँ से उसका हाफ पार्ट नहीं था, तो हाफ पार्ट मतलब 90 डिग्री रहेगा। तो समझा क्या अभी कौन किसके आगे कितने डिग्री से आगे चलता है पीछे चलता है। तो अगर एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा तो डिग्री लेना बस। फिर बाकी तो डिस्प्लेसमेंट से आगे वेलोसिटी π/2 डिग्री से चलेगी, वेलोसिटी से आगे एक्सेलरेशन π/2 डिग्री से चलेगा। हम्म रेडियन 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 का यूनिट है वो। रेडियन को ऐसे लिखा जाता है पाई रेडियन सी। ऑनलाइन काही डाऊट याच्यामध्ये? नो सर. लक्षात ठेवा, प्रश्न येऊ शकतो मल्टिपल चॉईस वगैरे मध्ये। पुढचं दिलंय त्यांनी फेज। देखो, in the phase of vibrating particle changes continuously with the time, but the epoch is a phase constant। epoch मतलब क्या होता है? इनिशियल फेज एंगल। epoch एंगल का मतलब मैंने बोला था पहले भी, ये वर्डिंग चेंज करके आ जाता है। epoch एंगल का मतलब होता है इनिशियल फेज एंगल। वाइब्रेशन आगे पीछे होते रहते हैं उसकी वेलोसिटी के हिसाब से, लेकिन अगर दोनों वेव का जो शुरुआती का जो पार्ट था वो तो फिक्स ही रहेगा। मतलब इनिशियल फेज एंगल कभी चेंज नहीं होगा, जो ऐसे निकली वहां से निकली। तो इनिशियल फेज एंगल कांस्टेंट होता है, बट फेज ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि वेलोसिटी कितनी होगी उसके हिसाब से फिर वो एंगल आगे पीछे हो जाएगा। क्योंकि वेलोसिटी है ना, एक वेव की वेलोसिटी ज्यादा है तो वो फास्ट चलेगी, एक वेव की वेलोसिटी कम है तो पीछे चलेगी। तो दोनों में फेज डिफरेंस आएगा नहीं आएगा? आएगा ना, तो वेलोसिटी वैसे आया। तो जो फेज डिफरेंस का जो फॉर्मूला था ना, इसके उस फॉर्मूले में दो चीजें वो तुमने अगर ठीक से देखा होगा तो कौन सी दो चीजें थी? फेज एंगल की जब भी मैं बात करता था फेज एंगल, तो उसके लिए मैं ओमेगा टी प्लस फाई लेता था। ठीक है, वो फार्मूला रहता है डिस्प्लेसमेंट का। देखो, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, बराबर है कि नहीं? तो ये ओमेगा प्लस फाई फेज एंगल होता है, इसको फेज एंगल बोलते हैं। ये फेज एंगल जो है वो दो चीजों से बनता है, एक तो इनिशियल फेज एंगल, इसको एपोच एंगल बोला जाता है। ठीक है, एपोच एंगल नहीं तो इनिशियल फेज एंगल। और दूसरा जो आता है वेलोसिटी की वजह से आता है। वेलोसिटी इनटू टाइम करेंगे तो क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट, है ना? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिलता है, ये तो एक एंगल मिलता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है। वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मोशन की वजह से आने वाला फेज एंगल होता है। तो ये वेलोसिटी कम ज्यादा रहेगी तो उस हिसाब से ये चेंज होते रहेगा, लेकिन ये कभी चेंज नहीं होता है। समझा? एक बार वेव निकल गई तो इनिशियल फेज एंगल फिक्स हो जाता है। ठीक है, ऑनलाइन ये टॉपिक मध्ये प्रॉब्लेम या? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बघा। द acceleration is maximum when the displacement is maximum and velocity is zero। डायग्राम बघितली होती आपण, बरोबर ना? मी तुम्हाला सांगितलं पण होतं बघा, एक डायग्राम काढून दाखवली होती, त्याच्यामध्ये हे क्लिअर झालेलं होतं आपलं। काय म्हणतोय तो, ते पेंडुलमची डायग्राम लक्षात ठेवायची याला। पेंडुलम होतं बघा, असं सांगितलं होतं। तो तुम्हाला सांगितलं होतं डिस्प्लेसमेंट काय राहील? झिरो, कारण मीन पोझिशन पासून आपण डिस्प्लेसमेंट मोजायला स्टार्ट करतो। मग इथं वेलोसिटी कशी असते? मॅक्झिमम, आणि इथे ऍक्सेलरेशन पण काय असतं? झिरो। जसं डिस्प्लेसमेंट असतं तसंच ऍक्सेलरेशन वर्क होतं, फक्त अपोजिट डायरेक्शननी। मग एक्स्ट्रीमच्या ठिकाणी काय असतं? एक्स्ट्रीमच्या ठिकाणी डिस्प्लेसमेंट हे अँप्लिट्यूड एवढं असतं, म्हणजे मॅक्झिमम असतं। त्यानंतर वेलोसिटी ही काय झालेली असते? झिरो, कारण तिथं तो थांबलेला असतो। आणि ऍक्सेलरेशन या ठिकाणी पण मॅक्झिमम असतं, आणि ते मॅक्झिमम असतं किती? मायनस ए ओमेगा स्क्वेअर। वेलोसिटी मॅक्झिमम किती असते? ए ओमेगा, आणि ऍक्सेलरेशन मॅक्झिमम अँप्लिट्यूड एवढं असतं। आता काही डाऊट याच्यात? मग हे स्टेटमेंट आपोआप करेक्ट होऊन जातं। जिथं जिथं ऍक्सेलरेशन आणि डिस्प्लेसमेंट मॅक्झिमम असतात तिथं वेलोसिटी झिरो असते। कळलं? ऑनलाईन समजलं ना रे? सगळं शिकवलेलं आहे, फक्त हे बुलेट पॉइंट्स आहेत, ऑलरेडी शिकून झालेले आहेत सगळे, फक्त नीट अंडरस्टँड करण्यासाठी।
करण्यासाठी देतोय. हे बघा, ग्राफ बिटवीन कायनेटिक एनर्जी अँड पोटेन्शियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्प्ले ऑलवेज पॅराबोला. तो ग्राफ बघितलं, ग्राफ आठवतोय का तुम्हाला? एक ग्राफ होता बघा असा, तुम्हाला त्याच्यामध्ये असे 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 ऍक्सिस दिले होते बघा. एक असा होता, एक असा होता आणि एक सेंट्रल लाईन होती अशी, बरोबर. आणि इथं त्यांनी सांगितलं होतं हा एक निगेटिव्ह ए आहे, निगेटिव्ह अँप्लिट्यूड आहे, ही पॉझिटिव्ह अँप्लिट्यूड आहे आणि हे मीन पोझिशन आहे. त्याच्यानंतर तुमच्या कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जीचा ग्राफ होता. एक ग्राफ असा होता, बरोबर, आणि एक ग्राफ असा होता, आठवला का? मग आता मला सांगा याच्यातला कुठला ग्राफ पोटेन्शियल एनर्जीचा आणि कुठला ग्राफ कायनेटिक एनर्जीचा आहे? मला एकदम रेड लाईन नाही, ब्ल्यू लाईन मारतो. हा, ब्ल्यू पोटेन्शियल एनर्जी आहे का ब्लॅक पोटेन्शियल एनर्जी आहे? कोणची पोटेन्शियल एनर्जी आहे? ब्लू पोटेंशियल एनर्जी है. हाँ, ब्लू पोटेंशियल. बराबर है ना? क्यों? क्योंकि देखो, हाँ, एम्पलीट्यूड को एम्पलीट्यूड उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाती है. हाँ, तो कौन सी एनर्जी होनी चाहिए उसमें? पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होनी चाहिए. ये ब्लू वाला पोटेंशियल एनर्जी वो मीन को जीरो हो रहा है. देखो, हाँ, मीन को क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है. Zero. पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है हाँ. और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाती है. याद आया? हाँ, ऐसे ग्राफ ठीक से समझो. और ये जो ब्लैक वाला है ना, ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है. क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम को जाके जीरो हो गया वो और फिर जैसे मीन को आया वैसे सबसे ज्यादा हो गई. तो ये काइनेटिक एनर्जी मीन को सबसे ज्यादा रहती है. हाँ, तो ये ग्राफ जो थे, ये कौन सा शेप है? ये ऐसा ऐसे शेप पैराबोला बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पैराबोला. ये ऐसे ऐसे वाटी की तरह ऐसे ऐसे सीधे ऐसे, ये सारे शेप्स को पैराबोला ही बोला जाता है. तो पैराबोलिक शेप दिखाते हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्टिव डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट है ना, ये एक्स एक्सिस पे और ये वाई एक्सिस पे एनर्जी है. ठीक है, वाई एक्सिस पे एनर्जी है, एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है. डिस्प्लेसमेंट एनर्जी का ग्राफ पैराबोलिक रहता है. ठीक है, ऑनलाइन समझ? हाइपरबोला क्या रहता है? हाइपरबोला भी रहता है, बस वो इन्फिनिटी तक चलते रहता है आगे, वो कभी जाके टच नहीं करेगा एज ए कंडीशन. हाइपरबोला बोलते. पैराबोला की जैसे ही रहता है, बस पैराबोला अगर इन्फिनिटी तक चलते रहेगा दो एक्सट्रीम को और आगे चल के कभी टच नहीं होगा, उसको हाइपरबोला बोलेंगे. तो नेक्स्ट पॉइंट, vibration of a pendulum where the time period is independent of the amplitude are called as isochronous vibration. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. देखो, ये एक बार पूछा गया था, ये क्वेश्चन शायद जेई में था, मुझे लगता है नीट में भी आ सकता है. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आइसोक्रोनस पेंडुलम नाम की चीज है. तो ये कभी कभी क्या बोलता है? आइसोक्रोनस पेंडुलम है. ठीक है, तो आइसोक्रोनस वाइब्रेशन का नाम है एक्चुअल में, इसलिए उसने आइसोक्रोनस पेंडुलम बोल दिया उसको. जैसे सेकंड पेंडुलम मतलब टाइम पीरियड 2, वैसे आइसोक्रोनस पेंडुलम का मतलब होता है जिसमें टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड. उसकी एम्पलीट्यूड पे उसका टाइम पीरियड डिपेंड नहीं रहेगा. वो कितना लंबा जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, वो टाइम पीरियड मेंटेन करेगा. लंबा भी जाए छोटा भी जाए कोई मतलब नहीं. तो इस तरह के पेंडुलम्स को आइसोक्रोनस पेंडुलम बोला जाता है. मतलब एम्पलीट्यूड बढ़े तब भी टाइम पीरियड इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा, टाइम पीरियड कांस्टेंट होना चाहिए. तो आइसोक्रोनस का मतलब है टाइम पीरियड की वैल्यू रहेगी हमेशा कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव एम्पलीट्यूड. मतलब अगर टाइम पीरियड 5 सेकंड है तो कितना एम्पलीट्यूड बढ़ाओ कम करो तब भी 5 सेकंड ही रहेगा. 5 सेकंड. हाँ, कोई चेंजेस नहीं आएंगे उसमें. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. देखो, तो आइसोक्रोनस नाम सुना तो इसके बारे में याद रखना, टाइम पीरियड की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए. ठीक है, ऑनलाइन कर लगा शब्द कैसे प्रोपोर्शनल रहा? हो सर. बढ़ जाती है, टाइम का कैसे प्रोपोर्शनल रहा? वेलोसिटी इंक्रीज कर लेता है. वो वेलोसिटी को इंक्रीज कर लेता है, एम्पलीट्यूड अगर बढ़ जाए. और एम्पलीट्यूड कम हो गया तो वेलोसिटी डिक्रीज. सिंपल पेंडुलम. हाँ, टाइम पीरियड आणि एम्पलीट्यूड च्या प्रोपोर्शनल कोणाची टाइम पिरियड तर नाही त्याच्यामध्ये. यल येतो तो यल मध्ये एम्पलीट्यूड येते ना, तो यल जो असतो ना लेंथ, लेंथ ऑफ द पेंडुलमला आपण एम्पलीट्यूड मध्ये कन्वर्ट करू शकतो कारण तो राईट अँगल ट्रायंगल आहे. तो यल डिपेंड आहे एम्पलीट्यूड वरती. हा, पण मग तसं नाही ना, ते त्यांनी कंडिशन दिलेली असते की बाबा असं असं माना तुम्ही. पुढे
द वर्क डन बाय द सिंपल पेंडुलम इज वन कम्प्लीट ऑसिलेशन इज 0. एका कम्प्लीट ऑसिलेशन मध्ये त्यांनी वर्क किती केलेलं असतं? 0. त्याचं कारण असतं ते डिस्प्लेसमेंट 0 असतं. ठीक आहे. फिर लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेस बाय x%, द टाइम पीरियड इंक्रीजेस बाय x/2%. मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी डाल दी इसने, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आ जाते. मतलब कैसे? देखो, अगर किसी पेंडुलम की लेंथ को तुमने x% से इंक्रीज कर लिया तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो x/2% से इंक्रीज हो जाएगा. मतलब 0.5% से इंक्रीज हो जाता है, हाफ से. देखो, और डिक्रीज का भी यही रूल है फिर परसेंटेज से. मतलब ये क्या बोल रहा है, एक पहले पेंडुलम था तुम्हारे पास, उसकी लेंथ क्या थी? L थी. अब ये क्या बोला है, नया वाला पेंडुलम लो, उसकी लेंथ जो है इसमें मैंने कुछ तो भी x% का मतलब क्या होता है, कोई तो भी मतलब 10% से इंक्रीज कर दिया मैंने लेंथ को. 10% ऑफ दैट लेंथ उसमें ऐड कर दी. तो ये जो एक्स्ट्रा का पार्ट है ना, ये कितना पार्ट है उसका? 10% ऑफ लेंथ. जो पहले का उसका लेंथ था उसका 10% मैंने ऐड कर दिया. तो अब इसका टाइम पीरियड में फर्क आएगा. क्यों फर्क आएगा? क्योंकि टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड होता है कि नहीं? तो टाइम पीरियड में फर्क आएगा. इसका टाइम पीरियड रहेगा वो 10/2, मतलब 5% ऑफ टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा. मतलब उसका एक्चुअल में टाइम समझो, हमारे पहले इसका टाइम पीरियड समझो कुछ तो भी 100 आ रहा था, 100 सेकेंड. ठीक है. तो अब क्या हो जाएगा? 5% ऑफ 100 तो कितना हो जाता है? 5% ऑफ 100 कितना हो जाता है? 5 ना रे, 5 आता है ना. 5% ऑफ 100 मतलब 5. और पहले उसका टाइम पीरियड कितना था? तो पहले t था और उसमें ये बड़ा हुआ टाइम पीरियड ऐड हो जाएगा. तो ऐड ऑन वाला, तो टाइम पीरियड आपका पहले था 100 और उसमें ये 5 ऐड हो जाएंगे, तो आपका अभी टाइम पीरियड हो गया 105 सेकेंड. समझे क्या? मतलब आपने अगर इसको 10% से बढ़ाया, % से इंक्रीज किया, तो ये उसका 0.5% से इंक्रीज हो जाएगा टाइम पीरियड. नाही समजा? ऑनलाईन कळलं का रे? हो. हे डायरेक्ट लक्षात ठेवा, याला कॅल्क्युलेशन काढता येतं, पण काही ठिकाणी जर आपल्याला भेटत असेल डायरेक्ट तर डायरेक्ट करणं सोपं आहे. आता जसं याचं पण आहे, ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी जर आपण y% इन्क्रीज केली तर टाइम पिरियड सुद्धा, म्हणजे y% डिक्रीज केली तर टाइम पिरियड y/2% इन्क्रीज होतो, कारण ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू टाइम असते. कळलं? मग ते y/2% वाढणार. सेमच कनेक्शन आहे. ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी काहीतरी पर्सेंटनी कमी झाली, त्याच्या 0.5% टाइम पिरियड वाढलेला असतो. ग्रेविटेशन टाइम पीरियड की इन्वर्स होता है. हाँ, फिर L/G रहता है फॉर्मूला स्क्वायर रूट में. टाइम पीरियड का स्क्वायर रूट में 2π√L/G रहता है. सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला. उसमें लेंथ बढ़ेगा तो बढ़ जाता है, लेकिन घटेगा तो घट जाता है. प्रोपोर्शनेटली दिया तो स्क्वायर रूट प्रोपोर्शन से घटेगा, लेकिन इसने परसेंटेज में दिया है तो परसेंटेज वाला हाफ हाफ करके बढ़ता है, हाफ करके घटता है. ठीक है. कैसे होता है वर्किंग? कैलकुलेट करके निकाल सकते हो तुम. नहीं, लेकिन ग्रेविटेशन अगर बढ़ेगा तो टाइम पीरियड कम होना चाहिए था. क्यों? डिक्रीज हो रहा है ना ये, तो बढ़ेगा ना. हाँ. बढ़ा नहीं रहा है वो ग्रेविटी को, फिर कम कर रहा है. लिखा है ना उधर, G डिक्रीज बाय y%, डिक्रीज बाय y%. हाँ. तो पीरियड इंक्रीज ही होगा ना. हाँ. मैं ग्रेविटी को इंक्रीज नहीं कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ. नेक्स्ट देखो, ये भी एक शॉर्टकट है. फॉर द पेंडुलम इन द लिफ्ट मूविंग अपवर्ड. अब देखो, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको. जो लिफ्ट रहता है ना, जब हम ऊपर जाते तो ग्रेविटी की वैल्यू कम या ज्यादा होती अपने वेट के हिसाब से. देखो, ग्रेविटी जब लिफ्ट में ऊपर जाते तो हमारा वेट बढ़ जाता है. लगता है ना, हेवी हेवी लगता है. तो हेवी लगता है मतलब क्या? ग्रेविटी के साथ साथ लिफ्ट का एक्सेलरेशन भी तुम्हें नीचे खींच रहा है. तो इसका मतलब जब तुम लिफ्ट करते हो तब तुम्हारा ग्रेविटी के साथ साथ तुम्हारा एक्सेलरेशन भी ऐड, लिफ्ट का एक्सेलरेशन भी ऐड कर देना. और जब तुम नीचे आते हो तो हमें कैसे लगता है? हल्का हल्का सा लगता है. मतलब तुम्हारा वेट कम हो गया. वेट कम क्यों हुआ होगा? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हुई होगी. क्योंकि वेट का फॉर्मूला होता है m/g. तो ये g की वैल्यू घट गई है, मास तो उतना ही रहेगा. तो g की वैल्यू क्यों घट गई? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में से तुम्हारा एक्सेलरेशन जो है लिफ्ट का वो माइनस हो गया है.
इसलिए नहीं जी की वैल्यू आ रही है, अपरेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बहुत आसान सा है, जब तुम्हें हल्का लगेगा तब एक्सेलरेशन कम हुआ होगा, और जब तुम्हें हेवी लग रहा है तब एक्सेलरेशन बढ़ा हुआ होगा। तो इसके लिए बहुत अजीबोगरीब फार्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत कॉमन सेंस की बात है। लिफ्ट में हर कोई गया होगा, गए है ना? हाँ, तो फील तो हुआ होगा ना वो। अब इसमें आउट है क्या? तो एक्सेलरेशन कब इंक्रीज, कब कब प्लस करना है और कब माइनस करना है? तो नीचे आते टाइम माइनस, ऊपर जाते टाइम प्लस, ठीक है। और ए क्या होता है? तुम्हारा नहीं तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन, लिफ्ट का जो भी एक्सेलरेशन रहेगा, क्योंकि लिफ्ट में तुम हो तो तुम्हारा जितना एक्सेलरेशन रहेगा उतना ही लिफ्ट का एक्सेलरेशन भी होगा। तुम दोनों में रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, लिफ्ट में और तुम में, इसलिए वैसे हो रहा है। ऑनलाइन या टॉपिक मध्ये काही प्रॉब्लेम आहे का लिफ्टचं? हो सर. हा, आता जसं आपण जसे लिफ्ट मध्ये बसले असतो ना, तसे पेंडुलमला पण लिफ्ट मध्ये घेऊन जातात कोणी कोणी, म्हणजे ते उदाहरण तसं तैयार करतात। एक पेंडुलम को लिफ्ट में लेके गए और लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही थी, तो फिर क्या? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा ऊपर जा रही है, तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हमारा अर्थ का है उसको प्लस करके फिर सॉल्व करना। टाइम पीरियड निकालने के लिए पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या रहता है? पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी ना। तो ये जी अभी सिर्फ जी नहीं है, अभी ये जी प्लस ए होगा ऊपर जाते टाइम। प्लस क्यों करके ऊपर जाते हैं? अरे तो मैंने अभी तो वही बात बोली मैंने। लेकिन तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तुम्हारा वेट ज्यादा हो जाता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायरेक्शन में तुम्हारा एक्सेलरेशन लिफ्ट का लगने लगता है, तो दैट्स व्हाई वो प्लस हो जाते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है वो, दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्सेस आएंगे तो माइनस, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस आएंगे तो प्लस। रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में वहां पे मैंने बोला था, दो गाड़ियां अगर एक ही डायरेक्शन में चल रही है तो उनके बीच में का डिस्टेंस कम होते रहता है, दैट्स व्हाई उनकी माइनस होते रहती है, और जो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं उनकी प्लस होते रहती है, क्योंकि वो दूर जाते रहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है तो दैट्स व्हाई वेलोसिटी भी बढ़ता है, दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन भी बढ़ता है। तो इतना दिमाग चलाने से अच्छा तुम बस इतना याद रखो, ऊपर जाते टाइम तुम्हारा वेट कम होता है, ज्यादा तो ज्यादा होता है ना, तो ग्रेविटी बड़ा होगा, और नीचे आते टाइम कम होता है तो ग्रेविटी घटा होगा। तो घटने के पीछे रिलेटिव वेलोसिटी का रीजन है, लॉज ऑफ मोशन में बढ़ाता है। जी प्लस है, नीचे से हम जी माइनस। हाँ, तो बस पेंडुलम का फॉर्मूले में क्या होगा, जो तुम पेंडुलम लेके आए हो लिफ्ट में, अगर नीचे टाइम फॉर्मूला लेना होगा तो 2 पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी माइनस ए लेना पड़ेगा नीचे टाइम, और अगर ऊपर जाते हो तो प्लस ए ले लो, बस हो जाएगा फॉर्मूला सॉल्व। ठीक है, ऑनलाइन समजला का हा प्रकार? हो सर. हाँ सर टाइम हो गया। ठीक है, जाओ फिर देखो ये 12 नंबर का पार्ट देखो। Two bodies of a different time period oscillates in the same phase after some time. Their phase difference between them at the point of time will be 2 pi or and not 0। मतलब ये बस बोल रहा है कि दो डिफरेंट अगर पीरियड के ऑसिलेट करने वाले आपके पास पेंडुलम है, दो बॉडीज है दो डिफरेंट टाइम पीरियड के, और अगर वो सेम फेज में आफ्टर सम टाइम्स क्या हो रहे हैं, सेम फेज में आ रहे हैं, तो फेज डिफरेंस जो होगा उनके बीच में का वो 2 पाई नहीं तो 0 इस तरह से आएगा। क्योंकि सेम फेज में आने का मतलब क्या होता है, वो शुरुआत में तो एक जैसे नहीं थे वो, क्योंकि टाइम पीरियड क्या था उनका, डिफरेंट डिफरेंट था, बराबर है कि नहीं? लेकिन अगर वो एक ही टाइम में आ रहे हैं तो मतलब 2 पाई डिग्री से वो आगे पीछे हो सकते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि एक वेव यहाँ से चलनी स्टार्ट हुई थी और दूसरी वेव भी वैसे ही आ रही थी, समझो अलग अलग टाइम पीरियड से, लेकिन वो भी आके यहाँ पे मतलब यहाँ पे ऐसे कनेक्ट हो गए। एक का टाइम पीरियड अलग रहेगा, समझो ऐसा कुछ तो भी, और एक ऐसे आके ऐसे अगर मैचअप हो जाए इस पे, तो फिर हम क्या बोलेंगे, इसमें और इसमें 2 पाई डिग्री का फर्क आ जाता है। तो 2 पाई डिग्री फिर 0 डिग्री, मतलब 360 0, फिर पाई के आगे 4 पाई आएगा, फिर 6 पाई आएगा, इस तरह का फेज डिफरेंस आएगा फिर उसमें। कौन सा क्या बोल रहे हो? इन फेज आने के लिए रे। हाँ, तो ये मतलब गलत हो गया थोड़ा डायग्राम, ये ऐसे एक ही इसमें दो तीन हो गए, ऐसा नहीं करते। ये दो वेव
एकमेकाला ओव्हरलॅप होण्यासाठी 2 पायचा फरक घेतात. म्हणजे असं असं 2 पाय येतो असं इथपर्यंत, इथून चालू येतो असं. म्हणजे 2 पाय लागतात. 360 डिग्रीचा फरक पडतो त्याच्यावर. एक पूर्ण सायकल झाल्यानंतर तो रिपीट व्हायला लागतो असं. मग त्याचा म्हणण्याचा अर्थ आहे की 2 डिफरंट टाइम पिरियडच्या वेव्ह जर इन फेज येत असतील तर त्यांच्यामध्ये π/2, 0, 2π/, 4π/2, 6π/2, 8π/2 असे फेज डिफरन्स यायला लागतं. इन फेज आल्यानंतरची गोष्ट आहे. हा पुढे म्हणतोय तो टाइम period of simple pendulum with the solid bob and the hollow bob of a same size and same length will be the same. आता हे महत्वाचं आहे कारण त्या पेंडुलमच्या बॉबच्या मास वरती तो मॅटर करत नाही. टाइम पिरियडच्या फॉर्म्युल्यामध्ये बॉबचं मास नाहीच आहे ना. 2π√L/g. मास ऑफ पेंडुलम आहे का याच्यात? मास ऑफ पेंडुलम नाही तर तुम्ही हॉलो पेंडुलम घ्या का भरलेला पेंडुलम घ्या, त्याने काही फरक पडत नाही. कळलं का? मास नाही ना फॉर्म्युल्यामध्ये. मग पेंडुलमचा मास किती असो नाही काही हलका असो का भरलेला असो त्याने फरक पडत नाही. तेवढाच टाइम पिरियडचा तो पेंडुलम असणार. फक्त त्यांनी लेंथ सारखी घ्यायला सांगितले. लेंथ सारखी घ्यायची, साईज पण सारखी घ्यायची कारण मग विस्कस फोर्सची तर रोल मध्ये येऊन जात. If the hole is made in the sphere filled with the water, then the water drain off, hence the center of gravity goes down. Due to this effective length, hence the T increases. When the water is completely drained off, the center of gravity comes to the center of the bob that moves upward. Hence the effective length of the simple pendulum decreases due to this time period decreases. आता इथं त्यांनी केसेस घेतलेत बघा. काय काय घेतलंय त्यांनी म्हटलंय एक इफ अ होल मेड इन अ स्पियर फिल्ड विथ द वॉटर. त्या स्पियरला एक होल केलंय त्याच्यामध्ये पाणी भरलंय. ठीक आहे. देन द वॉटर ड्रेन ऑफ. जर वॉटर खाली पडलं समजा त्याच्यातलं, हेन द सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी गोज डाऊन. त्याची सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी काय होऊन जाईल? कमी होऊन जाईल. सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी का कमी होऊन जाईल? कारण त्यातला मास कमी झालाय, पाणी टाकून दिलंय. ड्यू टू दिस इफेक्टिव्ह लेंथ हेन्स टाइम पिरियड इन्क्रीजेस. आता याच्यामुळे काय झालेलं आहे? टाइम पिरियड इन्क्रीज झालाय. त्याचं कारण असं आहे की त्याची सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी कमी झाल्यामुळे, म्हणजे एक स्पियर होता त्याच्यामध्ये तुम्ही होल केलं त्याच्यात पाणी टाकलं. ठीक आहे. त्यामुळे याचं मास कमी झालं तेवढं, त्याच्यामुळे याची ग्रॅव्हिटीचा जो इफेक्ट आहे जी आपण काय व्हायला लागतो? कमी व्हायला लागतो आणि वेट कमी व्हायला लागतं. मग त्याच्यामुळे टाइम पिरियडची पण व्हॅल्यू मध्ये हा इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू जी असतो स्क्वेअर रूट प्रोपोर्शन मध्ये. जी ची व्हॅल्यू कमी झाल्यामुळे हा टाइम पिरियड काय व्हायला लागतो?